Very good morning, students. Here I am before you once again with my clone number 4. ये TGT का क्लोन है. TGT क्लोन मतलब एकदम डिट्टो संभावनाएं हैं कि लगभग इसी से आपके 4-5 सवाल हर सेट से फंस सकते हैं. कुछ कहा नहीं जा सकता. जब मैंने एक LT के लिए जब LT का एग्जाम हुआ था, दोज हु आर इन माई टच दे नो मी वेरी वेल, कि मैंने एक प्रैक्टिस सेट निकाली थी 10 की, लोकली इसे पब्लिश कर दिया था और 10 पेपर का प्रैक्टिस सेट निकाला था LT में. उसको लोगों ने बड़ी क्रिटिसाइज़ किया और बाद में उसी से 35 क्वेश्चन फंसे ऐसे जो कहीं नहीं फंसे थे. अनुवाद और लेटर्स वाले जो वैसे अलग बहुत सारे राइटर्स के मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तो फंसे ही, मतलब ऐसे क्वेश्चन फंस गए जो कहीं नहीं फंसे किसी बुक में. वो सिर्फ हमारी किताब से थे, हमारे टाइप प्रैक्टिस सेट से थे. तो जिनके पास वो बुक था सिर्फ वही पढ़ के गए थे, देन टू दे गॉट सेलेक्टेड. तो ये चीज़ें होती हैं और ये 125 क्वेश्चन का कंप्लीट टेस्ट है. और जो मेरे क्लोन टेस्ट है या वैसे भी जो मैं टेस्ट देता हूँ या वैसे भी जो 20 क्वेश्चन की भी सीरीज देता हूँ, तो मेरा लेवल थोड़ा सा ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि इजी तो आप कर ही लेंगे. मेरा मानना है कि शेक्सपियर कहाँ पैदा हुआ था, शेक्सपियर कब पैदा हुए थे, यू विल डू इट वेरी इजीली. बट कुछ अगर घुमा के दे दिया तब क्या करोगे. तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें तो कुछ सीखें. मैं वैसे मतलब आई डोंट कॉपी अदर्स. तो आप इसको हल्के में मत लीजिए. ये टफ है तो आपको स्कोरिंग के सर मैं 75 स्कोर कर पाया, मेरा होगा कि नहीं, ये सब देखिए. आई एम नॉट वर्किंग इन कॉल सेंटर की आपका होगा कि नहीं होगा, बट आप मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाएगा. दूसरी ये बात कि मेरे क्वेश्चन का लेवल टफ है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे पेपर तो आएंगे नहीं. और अगर ऐसे आ गए तो सिर्फ आप अच्छा परफॉर्म करोगे. और अगर आप इस सीरीज के माध्यम से 75 से 80 के बीच में रहते हैं, तब आपको ये मानना है कि आप 90 से 95 के बीच में हैं. तो आप वैसे समझ लीजिए. और सिलेक्शन कितने पे होता है ये भी आपको पता है. और जो आपका एग्जाम होगा वो सरल होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, योर एग्जाम पेपर इज गोइंग टू बी ईजियर देन माइन. ये मुझे पता है, लेकिन मेरी ये अपनी अपनी फिलॉसफी होती है. मेरी ये फिलॉसफी हो गया, मान लो किसी कारणवश अब पेपर सेटर के माइंड में कुछ टेक्निकल सवाल आ गए, 2 4 10 भी आ गए और 2 4 10 ही आपको लीड करा देंगे. तो कोशिश ये रहती है कि आपको इजी, मॉडरेट और टफ तीनों लेवल का मैं देता हूं. आप इसको अपना जरूर से जरूर देखिए, स्कोर जरूर शेयर कीजिए. अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूं देन टू मैं समझ जाता हूं स्कोरिंग आपकी क्या है. अगर मैं स्माइली हार्ट का सिंबल दे देता हूं, समझ जाना कि यू आर गुड इनफ. तो आप जरूर से जरूर शेयर करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए ताकि और लोगों का भला हो. जो पेमेंट करके जो आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो मैं अपने समय में निकाल के दे रहा हूँ. मतलब कई लोगों के साथ जो मेरे अपने उनके साथ मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का भला हो. तो ये 125 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है. ये TGT क्लोन नंबर 4 है. 3 क्लोन पहले दिए जा चुके हैं, 2 क्लोन नाम से है. उसका तीसरा क्लोन वैसे जो पुराना पेपर था वही दिया गया है, लेकिन वो अच्छे लेवल का था इसलिए दिया गया है. उसका फंड थोड़ा छोटा था, तो कई लोगों ने मुझे कहा आई विल कीप इन माइंड इन नेक्स्ट वीडियो. कल इफ एवरीथिंग गोज देन यू विल हैव अनदर क्लोन टिल योर एग्जाम ऑन एवरी डे. इफ नॉट देन ऑन अल्टरनेट डे यू विल हैव अ क्लोन. आपको क्लोन टेस्ट मिलता रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए. सिर्फ मेरे वीडियोज और क्लोन देख के चले जाइए, सिलेक्शन गारंटी हो जाएगी. मैं बता रहा हूँ, लिख के नहीं दे सकता कि हो जाएगी, लेकिन मेरी सवाल आप सोचिए यार कहाँ से आएगा सवाल तो आपको 125 ही करने ना. और आप मेरे 150 वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन की जगह हम लगभग 40 45 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं. तो आएगा कहाँ से. आप एक बार सोचिए, अभी भी स्टिल यू हैव टाइम. आप उसको देखिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक. अब पैसेज क्योंकि मैं एक ही दे रहा हूँ, हो सकता है एक ही आए, 2 भी आ सकता है, बट पैसेज मैं एक जानबूझ के दे रहा हूँ. तो आप और पैसेज अपना पढ़ लीजिएगा. पैसेज वकैब ग्रामर ही सिलेक्शन कराएगा. बाकी शेक्सपियर के इलेजिटिमेट सन कौन से सबको पता हो गया है, सब जानते हैं, तो सब कर लेंगे. लेट्स कम टू द पॉइंट. और अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये रियल टेस्ट है. ये आई हैव नॉट कॉपीड इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. आई हैव जस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन. इसमें इजी, मॉडरेट और टफ लेवल का पूरा इक्वल प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन है. आप देखिएगा. तो हम चलते हैं. हमारे पास ये पैसेज है, आप इस पैसेज को पढ़िए और उसके बाद आप खुद रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है. और जैसे मैं कई बार आपको बताता हूं कि पैसेज को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए. हाँ, वो कल मैंने बताया था अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको भी बता दे रहा हूँ क्योंकि अब आप मुझसे जुड़े हैं तो आप भी मेरे स्टूडेंट्स हो गए. यू ऑल आर ऑल्सो माई स्मार्टीज. तो मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो. तो अब क्या है, द अबाउट पर्पज of the exact science is to establish
complete intellectual control over experience in some of precise rules which can be formally set out and empirically tested. Could that ideal be fully achieved, all truth and all error could henceforth एक में ही रहेगा, be ascribed to an exact theory of the universe, while we who accept this theory would be received of any occasion for exercising our personal judgment. We should only have to follow the rules faithfully. Classical mechanics approaches this ideal so closely that is often thought to have achieved it. Very good. But this leaves out of account the element of personal judgment involved in applying the formulae of mechanics to the fact of experience. This is the passage, और as I often say कि आदमी को पैसेज हल करने से पहले क्या करना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद आप पैसेज हल करने से पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है. बट मैं यहाँ पर उतना वक्त नहीं है मेरे पास, तो और उतना टेक्निकलिटीज़ से मैं उतना परिचित नहीं हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपको सवाल पढ़ूंगा फिर आंसर दूंगा. जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी 125 क्वेश्चन ही मत समझिएगा, हो सकता है इसमें 125 के अलावा आपको 200 क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि और चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही. इन एग्जैक्ट साइंस में क्या होता है, जब आप पैसेज पढ़ेंगे, वन डज नॉट फाइंड आंसर टू ऑल क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स, वन इंटरप्रेट्स द यूनिवर्स अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग होना चाहिए, अकाउंटिंग टू वंस विश, अकॉर्डिंग टू वन विश, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वंस विश, ये थोड़ा सा टाइपो है. और पर्सनल जजमेंट इज सेट असाइड इन फेवर ऑफ मैकेनिकल थियरी, वन responses faith in actual experience. When you read the passage, you will find your answer that your answer is one does not find answer to all questions and problem in exact sciences. Let's move to the next question. The purpose of the exact science is to, जो exact science का purpose क्या है उसको बताना है आपको. Formulate principle which will help us to exercise our personal judgment, make formal and testable rules which can help verify experience. तो ये next है from opinions about experience assert our intellectual superiority. So our option is, जो करेक्ट आंसर है आप अपना देख लीजिएगा और अपना मिलाइएगा. our option is correct option is this one. Oh sorry, I forgot to put it in offline mode. Next देखते हैं. An exact theory of universe is, an exact theory of universe is जो है वो क्या है, not desirable, desirable तो है लेकिन improbable, yet to be made possible. तो according to the passage we will, when we go through the passage we will find that it is yet to be made. Just go through the passage once. That's why I repeat, don't go through the passage first, go through the question first and just point out a keyword from each question, और वही आपका आंसर हो जाएगा. बड़ा आसान होता है. इतना छोटा पैसेज हल करने में कम से कम 120 सेकंड लगने चाहिए चारों क्वेश्चन को, बस 30 सेकंड लगने चाहिए. लेकिन उसके लिए आपकी योर वोकैब शुड बी वेरी स्ट्रांग. और किसी को अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है ये जानना हो तो उससे ग्रामर वोकैब ना पूछ करके सिर्फ एक लंबा सा पैसेज दे दीजिए और उससे क्वेश्चन पूछ लीजिए. दैट्स वेरी क्लियर कि उसको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, क्लियर हो जाएगी. हिंदुस्तान का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम बोर्ड होता है अंग्रेजी का, उसका नाम है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट. उसमें ग्रामर वोकैब नहीं पूछा जाता, उसमें फिर लंबे लंबे पैसेज 1500-1200 वर्ड्स के 2000 वर्ड्स के पैसेज दिए जाते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. खैर आपका लेवल बड़ा छोटा है, मतलब पैसेज का, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये तीसरा हमारा आंसर हो गया. क्लासिकल मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या करता है, हैज़ गेन्ड इंटेलेक्चुअल कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड और जस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग, हैज़ फार्मुलेटेड प्रिसाइज रूल्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड हैज़ फार्मुलेटेड एन एग्जैक्ट थियोरी ऑफ यूनिवर्स. तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या किया है, हैज़ फार्मुलेटेड प्रिसाइज रूल्स, प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. अब ये 4 क्वेश्चन थे पैसे से. अब यहाँ पर आपका शुरू होता है
जो एकदम क्लोन का मतलब क्लोन है, पूरा प्रपोर्शन आपको पूरा तैयार किया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसकी संभावनाएं क्या होंगी, वो पूरा आपको तैयार किया गया है। तो आप उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर नहीं है। तो आप एकदम से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डोंट वरी। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत अगर टाइपो अगर नजर आएगा तो आई लेट यू रेक्टिफाइड, डोंट वरी। राजीव फेल्ड इन एग्जाम, इसमें क्या करना है देखो, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, जो सबसे उचित अल्टरनेटिव है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर डॉट 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 टू द क्वेश्चन आस्क्ड, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। अलूसिव, रिवीलिंग, रेफरेंशियल, पर्टिनेंट और इम्पेकेबल, इसमें 5 ऑप्शन दे दिया है। इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, दोष रहित, मतलब जिसमें कोई दोष ना हो, बेदाग, फ्लॉलेस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्वेश्चन जो पूछे गए तो उससे कोई तालमेल नहीं रख रहा था, उससे कोई संगत, उससे जो रिलेटेड नहीं था, वो प्रासंगिक नहीं था। देयर आर व्यूज ऑन द इश्यूज ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉइज़ को बोनस देने के मामले पे कई प्रकार के व्यूज़ हैं। तो इंडिपेंडेंट व्यूज हैं, डाइवर्जेंट व्यूज हैं, एडवर्स व्यूज हैं, मॉडेस्ट व्यूज हैं, वैल्यूएबल व्यूज हैं। तो आपका ऑप्शन आपके पास कई हैं, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ये डाइवर्जेंट ही यहाँ पर आपका आंसर सही है। एडवर्स विपरीत, मॉडेस्ट आप जानते हैं, वैल्यूएबल भी आप जानते हैं। यू ऑल आर वैल्यूएबल फॉर योर फैमिली एंड फॉर द कंट्री एज वेल। मैन हू हैज कमिटेड सच एंड crime dot 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 crime must get most severe punishment। तो इंजूरियस क्राइम, अनवर्दी क्राइम, अनचैरिटेबल क्राइम और अबॉमिनेबल क्राइम, तो घृणित कार्य जो है अबॉमिनेबल हो जाएगा। अबॉमिनेट का मतलब नफरत करना होता है, आपको कई बार बताया गया है। तो आप इंजूरियस, अनवर्दी और इरिप्रोचेबल का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, मतलब ब्लेमलेस हो, मतलब जिसको आप रिप्रोच ना कर पाएँ, मतलब एकदम दो फ्लॉलेस। इरिप्रोचेबल का मतलब हो जाएगा वही इम्पेकेबल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो जिस पे ऊपर ब्लेम ना लगाया जा सके उसे इरिप्रोचेबल बोलते हैं, क्योंकि रिप्रोच का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ब्लेम करना। तो ये है। तो आपको 5 जो एक्स्ट्रा मीनिंग बतानी है मैं बता दे रहा हूँ। अनवर्दी का मतलब अयोग्य होता है, जानते हैं। और ही हैज़ डॉट 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 पीपल विजिटिंग हिम एट हिज हाउस बिकॉज ही फियर्स इट विल कॉज डिस्कम्फर्ट टू नेबर, उसने अपने लोगों को मना किया है उसके घर ना आए। बता ही दिया मैंने आंसर ही। तो ताकि क्या है, करटेल्ड मतलब छोटा करना, स्टॉप्ड, फॉरविडन, वार्नड, रिक्वेस्टेड। तो आपको किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन है बड़े ऑथेंटिक हैं, आंसर भी बड़े ऑथेंटिकली दिए जा रहे हैं। आपको शक है तो भाई जस्ट वो आप यू कंसल्ट अ डॉक्टर। जहाँ शक रहेगा आप मुझे मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर फॉरविडन हो जाएगा, उसने मना कर रही है लोग उसके घर ना आए क्योंकि उसे ऐसा लगता है। यहाँ पर एक और हो सकता था, यहाँ स्टॉप्ड हो सकता था, लेकिन जब यहाँ पर देयर हो जाता तब वहाँ पर के लोगों के घर के लिए बात करता तब देयर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट, एक इम्पॉर्टेंट कॉल, सॉरी, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल आ गई थी, रिसीव करना पड़ा मुझे। तो अब मैं क्वेश्चन कहाँ था मैं भूल ही गया। तो यहाँ पर हम कुछ भी बता रहे होंगे, अब समझ लीजिएगा कि ये हम यहाँ पर फॉरविडन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, आल्दो ही नेवर लर्न टू रीड, हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी मैन। क्या बना दिया, यद्यपि उसने पढ़ना लिखना तो नहीं सीखा था, लेकिन उसकी अद्वितीय जो मेमोरी रही और इंक्वायरिंग माइंड रही, उसे बहुत क्या बना दिया, डेडिकेटेड मैन बना दिया, एरोडाइट मैन बना दिया, बेनिवोलेंट बना दिया, प्रैग्मेटिक बना दिया, कैरिस्मेटिक बना दिया। तो भाई आप भरने को कुछ भर सकते हैं, लेकिन आयोग जो मानेगा मैं बता दे रहा हूँ, वो मानेगा एरोडाइट, ठीक है। एरोडाइट का मतलब होता है बहुत लर्नेड मैन, एरोडाइट लर्नेड। तो ये हो जाएगा। प्रैग्मेटिक का मतलब आप जानते हैं रियलिस्टिक होता है, और कैरिस्मेटिक आप जानते हैं, आप सभी लोग कैरिस्मेटिक लोग हैं, डेडिकेटेड हैं ही आप लोग। बेनिवोलेंट मतलब आप जानते हैं परोपकारी जो होता है वो हेल्प्स अदर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम इन मुंबई आर एज सीरियस, ट्रैफिक प्रॉब्लम इन मुंबई आर एज सीरियस एज इन एनी अदर सिटी इन इंडिया एंड दे आर कॉम्प्लिकेटेड बाई डिगिंग ऑफ रोड्स by corporation on
दिस और दैट। अब वो क्या है कि ट्रैफिक जो है मुंबई में वो इतनी सीरियस है जितना किसी दूसरे सिटी में, एंड दे आर कॉम्प्लिकेटेड, और वो ट्रैफिक वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब सड़कों की खुदाई हो जाती है कारपोरेशन के द्वारा या बीएमसी के द्वारा, इस या उस उदाहरण से, रीजन से, इंस्टेंस से, इंटेंशन से, एस्पेक्ट से, प्रिटेक्स्ट से। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, ये प्रिटेक्स्ट करेक्ट आंसर है। बाकी आप कुछ भी भरी हो, आपकी इच्छा है। ऑथेंटिकली आपको बताया जा रहा है ये प्रिटेक्स्ट होगा। प्रिटेक्स्ट मतलब इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, के रूज में, के बहाने के ना। डायरेक्शन क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव ऑफ ईडियम एंड फ्रेजेस के जो करेक्ट आंसर देने हैं आपको वो देने हैं। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, इसका क्या है, टू बी कॉशस। ये थोड़ा सा कॉशस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इसको सुधार लीजिए आप लोग। हाँ, टू बी कॉशस वो हो जाता है। टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज जो ये है, टू बी केयरफुल ऑफ वंस अकाउंट्स, टू बी इन एन एडवांटेजियस पोजिशन। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज आर करेक्ट आंसर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वंस बैक एंड कॉल। तो एट वंस बैक एंड कॉल, ये तो आसान है, ये तो कई बार पूछा भी गया, आसान भी है और आपके एकदम एग्जैक्ट लेवल का है। एट वंस बैक एंड कॉल मतलब किसी के आदेश पर हमेशा तैयार रहना। एन्जॉइंग वन सेल्फ विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स, टू बी ऑलवेज एट वन सर्विस, टू बी अंडर वन सब्जुगेशन, हाँ, और टू बी इन एन एडवांटेजियस पोजिशन। ये 2 बार हो गया। अच्छा, ये तो ये क्या होगा, टू बी एट वन सर्विस, तो एट वंस बैक एंड कॉल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। स्वान सॉन्ग क्या होता है ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, तो क्रॉसिंग द बार टेनिसन का स्वान सॉन्ग है, और जानते हैं टेम्पेस्ट भाई साहब का है। म्यूजिक एज स्वीट एज सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, अ मेलोडियस सॉन्ग इन प्रेज ऑफ समन, प्रेज ऑफ अ वुमन बाय हर लवर, लास्ट वर्क ऑफ अ पोएट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। टू प्ले टू द गैलरी, ये क्या होता है, टू प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होता है, टू वर्क हार्ड टू अचीव द बेस्ट, या ट्राइंग टू गेट अप्रिशिएशन फ्रॉम लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल, यूज रॉन्ग मीन्स टू अचीव सक्सेस, हाँ, टू बी एबल टू डू अ वर्क ईजिली। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्राइंग टू गेट द अप्रिशिएशन फ्रॉम लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टू ब्रेक द आइस। अच्छा, 2 सवाल बहुत पूछता है ये आयोग, एक तो ब्रेक द आइस और फेस द म्यूजिक, बहुत बार पूछा है। तो टू ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट कर्लिंग, ऐसा नहीं है। टू एंड द हॉस्टिलिटी, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, टू एंड अप अ पार्टनरशिप। तो ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ को तोड़ना, बर्फ के तोड़ने से मतलब यहाँ पर है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, जो गिवन अल्टरनेटिव्स है उनसे करेक्ट ऑप्शन चुनना है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस अर्लियर, पहले क्या था, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की टाइटल पहले क्या थी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की टाइटल पहले क्या थी, इट वाज मर्चेंट ऑफ वेनिस, जीव ऑफ माल्टा, जीव ऑफ वेनिस रहा था। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की पहले जो टाइटल थी वो यही था। ठीक है। द कैरेक्टर शाइलॉक इज टेकन फ्रॉम मार्लूज, ये आपको पता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ माल्टा, जीव ऑफ माल्टा 1589। और मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए रुकूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्रायल सीन अकर्स इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये भी बताने की ज़रूरत है, आप 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। जूलियस सीजर नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनी क्लियोपेट्रा, नन ऑफ दीज। तो इट इज़ मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्सिया का स्पीच आता है, एक्ट 4 में आता है ना, एक्ट 4 सीन 1 का। तो अब वो तो एक्ट 4 भी बता दिया मैंने। तो ट्रायल सीन इसी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट सैलो इज अ कैरेक्टर फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो मेरी वाइफ द वेंसर, लव स्लेबस लॉस्ट होगा यहाँ। 12th नाइट, नन ऑफ द अबव। तो आर ऑप्शन इज मेरी वाइफ जो वेंसर। दरअसल क्या है, जो रॉबर्ट सैलो है ये 2 प्लेज में अपीयर होता है, एक हेनरी 4th पार्ट 2 में भी आता है और मेरी वाइफ जो वेंसर में आता है। और यहाँ पर हेनरी 4th पार्ट 2 है नहीं। और एक वेल्दी लैंड ओनर रहता है और जस्टिस ऑफ पीस भी रहता है। और जिसमें मेरी वाइफ जो वेंसर में, इसकी उम्र लगभग 80 के आसपास बताई गई है। तो ये इज एन ओल्ड फेलो आप कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास, अरिस्टोज
ऑरलैंडो फ्यूरियोसो इज़ द सोर्स ऑफ विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये किस प्ले का सोर्स है? तो इसमें आप जानते हैं ये ट्वेल्थ नाइट का नहीं है, एज यू लाइक इट का भी नहीं है, और ये मच अडू अबाउट का ही होगा। फिर ये मच अडू अबाउट नथिंग का है। मच अडू अबाउट नथिंग में वर्गीज और डॉगबेरी नाम के कैरेक्टर है। डॉगबेरी जो है मिसेस मैलाप्रोप का प्रिकर्सर है, आप जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट यू विल द सब टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट वॉज गिवन बाई, हालांकि ऐसा बहुत कहीं मिलता नहीं है, एक दो जगह मैंने पढ़ा था, तो आप ये विलियम शेक्सपियर नहीं है। जॉन मास्टर के एक प्ले का नाम भी था व्हाट यू विल, तो आप जॉन मास्टर यहाँ करेक्ट कर दिया है, इन्होंने हाईलाइट ही कर दिया आंसर महाशय ने। तो अब क्या बताऊँ, तो आपको तो पता चल गया जॉन मास्टर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ट्वेल्थ नाइट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन, ट्वेल्थ नाइट जो होता है एक्चुअली वो एपिफैनी का वक्त होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। एपिफैनी का एक फेस्टिवल होता है ईसाई क्रिश्चियनिटी में, तो वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 6 जनवरी को ही परफॉर्म किया गया था, लेकिन पहली बार कब किया गया था? 1601 में, 6 जैन 1601, ठीक है। तो हालांकि शेक्सपियर के डेट को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं, तो W.J. लॉन्ग कुछ लिखते हैं, एडवर्ड एल्बर्ट कुछ लिखता है, रोनाल्ड कार्टर कुछ लिखता है, W. हेडसन कुछ लिखते हैं, आइफरी वॉन्स कुछ लिखते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन, कॉम्पटन रिकेट कुछ लिखते हैं, डेविड डैचेज कुछ लिखते हैं। तो अब क्या कहा जाए, मतलब नियर बाई सबका एक ही है, ई के चैम्बर्स कुछ कहता है, ठीक है। हु वॉज नोन एज सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट, ये भी बताना पड़ेगा। ऑर्सिनो होना चाहिए, ऑरिशो तो होता नहीं है, ये ऑर्सिनो होना चाहिए, ऑर्सिनो होना चाहिए। मान लो ओलिविया, वाइला, मेल्वोलियो, तो आपको पता है इट इज़ मेल्वोलियो। मेल्वोलियो यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव ना, तो वो सेल्फ कंसिडर्ड कैरेक्टर है, तो मेल्वोलियो ही है, तो इट इज़ मेल्वोलियो। एंड उसी को कहते हैं यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, और ये इसी के माध्यम से प्यूरिटनिज पे अटैक करते हैं शेक्सपियर साहब, ठीक है, इसी के माध्यम से वो प्यूरिटनिज पे अटैक करते हैं। ये वाला जो ऑरिसो लिखा है ये आर्सिनो समझ लीजिए आप, ऑर्सिनो। अच्छा, माइंड में तो आर्सिनो था, तो प्रूफ रीडिंग करते हुए थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी। मेल्वोलियो, और मेल्वोलियो इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, अगर कहा जाए कि इस प्ले में, हालांकि वो रियल लाइन तो किंग लियर की है। द डेथ ऑफ जूलियस सीजर ऑकर्स इन विच एक्ट ऑफ द प्ले, ये सब दरअसल हीरो अगर बात किया जाए जूलियस सीजर की, तो जूलियस सीजर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तीसरे ही एक्ट में तो मर जाता है। हाँ, ओवरऑल 5-6 सीन में आया था, 5 सीन में आया ही था, तो ये इट हैपन्स इन थर्ड एक्ट, ठीक है, ये टेक्स प्लेस इन थर्ड एक्ट। आइडिस ऑफ मार्च और जो सूद शेयर वगैरह हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और बर्ट्राम एंड हेलेना, सॉरी ये तो 25 देखने में, विच प्ले वॉज ऑल्सो नोन एज एम्बिगुअस, हालांकि एम्बिगुअस नहीं, मोस्ट एम्बिगुअस एंड वैक्सिंग प्ले कहा गया है, तो एम्बिगुअस नहीं बल्कि आप इसको जानिए मोस्ट एम्बिगुअस एंड वैक्सिंग प्ले, मोस्ट एम्बिगुअस एंड वैक्सिंग प्ले। तो इट इज़ ट्राइलस एंड क्रेसिडा, सिम्बिलीन, द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, तो आर ऑप्शन इज ट्राइलस एंड क्रेसिडा। और ये जो है इस प्ले को मोस्ट एम्बिगुअस एंड वैक्सिंग प्ले कहा गया है। इसको ट्रेजेडी ऑफ टाइम या ट्रेजेडी ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है, और ये 1602 के आसपास आया था, मतलब ये आप कह सकते हो। और शेक्सपियर की अदर ट्रेजेडीज़ की तरह इसका हीरो जो है ट्राइलस, वो मरता नहीं है अंत में, ठीक है। ये कुछ विशेष बातें थी जो आपको बता दिया गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। बर्ट्राम एंड हेलेना आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम विच प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, ये भी आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है बता दे रहे हैं। जूलियस सीजर तो है नहीं, ये भी सिम्बलिन में तो आपको पता है इमोजन है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में ट्राइलस एंड क्रेसिडा तो हो ही नहीं सकता, तो यही ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हो जाएगा, ठीक है। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैड ट्रिक एंड हेड ट्रिक अकर्स इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, मेजर फॉर मेजर, तो इट इज़ इन मेजर फॉर मेजर। बैड ट्रिक क्या है कि मतलब इसाबेला अपने स्थान पे मैरियाना को प्रस्तुत कर देती है, उसके सामने जो एंजेलो है उसके सामने मैरियाना को प्रस्तुत कर देती है। और उसमें हेड ट्रिक क्या है, जो उसके भाई को, जो क्लॉडियो को, मतलब वो होने वाला है, वो फांसी देना चाहता है, तो उसमें जो उसी समय उसी रात में उसी जेल में क्या कहते हैं, रेगोजिन नाम का एक समुद्री लुटेरा रहता है, उसकी मौत होती है, तो उसकी हेड को
बदल दिया जाता है, तो चेंज कर दिया जाता है। तो ये मान लिया जाए क्लाडियो की फांसी हो गई है, तो बैड ट्रिक एंड हेड ट्रिक की बात होगी तो ये इसाबेला वाला जो है ये मेजर फॉर मेजर है। द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बाइबल, ठीक है। और मेजर फॉर मेजर का पूरा मैंने समरी दिया है, बहुत सारे प्लेस की समरी दिया, मुझे प्लेलिस्ट नहीं बनानी आई थी इसलिए उसमें हौच पौच हो गया है। बट नेक्स्ट मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा और इस प्रकार की सारी चीज़ें कर दूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी तो आपके पास 7-8 दिन है ही, तो 7-8 दिन पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं, और मेरे पूरे वीडियोज़ आप देख जाइए साहब, उसी सिलेक्शन हो जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग भटक रहे हैं। सम राइज बाई सिन, सम बाई वर्च्यू फॉल, क्या बात है। दीज आर द लाइन स्पोकन बाई और इसाबेला स्कैलस और क्लॉडियो जूलियट, क्या बात है। दीज आर द लाइन स्पोकन बाई स्कैलस इन एक्ट 2 सीन 1 ऑफ मेजर फॉर मेजर। एंजेलो से बात करता है। सम राइज बाई सिन, सम बाई वर्च्यू फॉल, कुछ लोग पाप से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अच्छाई की वजह से उनका पतन हो जाता है। यही हो ही रहा है देश में क्या दुनिया में। what is done is a key word, key sentence of play Macbeth by William Shakespeare, who said this by things without all remedies should be without regard। वो कहती है ना, कौन कहती है, उसकी बीवी कहती है थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडीज, जिनका कोई उपचार नहीं होता है, शुड बी विदाउट ऑल रिकॉर्ड, उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। शुड बी विदाउट रिकॉर्ड, व्हाट इज डन इज डन। अब हो गया मर्डर तो हो गया, क्यों इतना सोच कर रहे हो, हैं? समझ रहे हो नहीं। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिकॉर्ड, ये लाइन है लेडी मैकबेथ की, एक्ट 3 सीन 2 में कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है, ठीक है। हु इज देयर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ हैमलेट बाय होम इट वॉज सेट, किसने कहा, होरेसियो बर्नार्डो कॉर्नेलियस, तो इट इज सेट बाय बर्नार्डो, ठीक है, इट इज सेट बाय बर्नार्डो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो दैट हैव 4 अल्टरनेटिव्स। तो 4 सिनोनिम दीजिए और उसमें 4 अल्टरनेटिव हैं जो आपके पास सिनोनिम देना है। तो ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है जो क्या होता है, प्रोट्रूडिंग होता है, वेल्थी होता है, शो ऑफ होता है, डेकोरेटिव होता है। तो ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ, हाँ, एकदम डिस्प्लेइंग नेचर का, जो बहुत शो ऑफ करे, ब्रैगिंग हो, थोड़ा सा तड़क भड़क, गॉडी हो थोड़ा सा, हाँ, गॉडी भी हो। तो गैरिश जिसको बोलते हैं, जिसके लिए वर्ड होता है गैरिश, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, गैरिश है, तो आपको बता दे रहा हूँ। तो ये प्रोट्रूडिंग का मतलब क्या होता है, आपका आंसर तो शो ऑफ हो गया। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है जो बाहर की तरफ निकला हो, जैसे कुछ लोगों के दांत, एक दांत पे एक दांत चढ़ा रहता है तो कहते हैं प्रोट्रूडिंग टीथ ना, इस तरीके से होता है। और टीथ पे एक बात आ गई है, एक होता है टीथिंग प्रॉब्लम होता है। टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है शुरुआती दिक्कतें। अगर कोई कहे कि दीज आर टीथिंग प्रॉब्लम से, इसका मतलब हो गया ये शुरुआती दिक्कतें हैं, दीज आर इनिशियल प्रॉब्लम्स। तो शुरुआती दिक्कतें हर बिजनेस या हर काम में होता है। तो टीथिंग प्रॉब्लम, जैसे बेबी को जब दांत आता है तो उसको स्टार्ट्स हैविंग लूज मोशंस, तो बच्चे को भी दिक्कत होती है, तो आप वहाँ से भी अपना याद कर सकते हैं। तो टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है शुरुआती दिक्कतें। और टीथ पे एक और ये फ्रेज याद आ रहा है, स्वीट टूथ। स्वीट टूथ का मतलब होता है जो मीठी चीज़ें बहुत पसंद करता है, मतलब जो वन हु लव स्वीट्स, जो मीठी चीज़ें बहुत खाता है उसे स्वीट टूथ कहा जाता है। हाँ, मैं तो खाता हूँ भाई, और इस बिना इस डर के कि डायबिटीज़ होगी कि नहीं होगी, तो खाना है, खाओ यार। वो राजेश खन्ना की मूवी है ना, आनंद मूवी में राजेश खन्ना कहते हैं, अब जब तक जिंदा हो तब तक जिंदा हो, जब मर गए किसको पता। हाँ, पैनोरमा का क्या मतलब होता है, पैनोरमा का सिनोनिम देना है आपको। पैनोरमा का मतलब होता है विस्टा होता है, लेकिन आपको विस्टा तो है नहीं, बहुत ही अच्छा व्यू जो होता है। ब्रॉड सीन तो क्या हो सकता है, डेक ऑफ कार्ड्स होता है, हॉलीडे होता है, लाइट वेट हैट होता है, तो इट इज़ ब्रॉड सीन होता है। वैसे एग्जैक्ट इसका विस्टा जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर देता है, विस्टा का मतलब एकदम सुंदर परिदृश्य जो होता है। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, रेट्रीब्यूशन का मतलब तो आप जानते हैं, सबमिशन भी आप जानते हैं, कॉन्फाइनमेंट भी जानते हैं, रिपेंटेंस भी जानते हैं। जब सब जानते हैं तो आंसर लगा दीजिए। पेनिटेंस का क्या हो जाएगा, पेनिटेंस का मतलब प्रायश्चित, रिपेंटेंस का मतलब प्रायश्चित। सबमिशन आप सबमिट करते हैं कोई चीज़, कॉन्फाइनमेंट मतलब प्रिजन, जेल से मतलब। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, किसी अपराध के लिए सजा। मिस्टिकल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है। वेग मतलब अस्पष्ट होता है, जो मतलब एकदम हेजी होता है उसको वेग कहते हैं। हाँ, या ऑब्स्क्योर होता है या अनक्लियर होता है। क्लियर वेग का एंटोनिम है। और स्पिरिचुअली सिंबॉलिक का मतलब होता है
जो कनेक्टेड विद स्पिरिट एंड स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो मिस्टिकल होती हैं। हाँ, जैसे चार्ल्स फ्लेम की पोएम में, नहीं चार्ल्स फ्लेम के नहीं यार, विलियम ब्लेक की पोएम में मिस्टिसिज्म आपको दिखता है। सेवरिंग का मतलब होता है जो थोड़ा सा टेस्टी हो, तो ईटिंग नहीं होता, लाइकिंग, लविंग। यहाँ पर ईटिंग एंड एंजॉइंग से मतलब होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर एंजॉइंग हो जाएगा, हालांकि इसका मतलब खाने से होता है। ठीक है, अच्छा स्वादिष्ट से होता है। डिसकंसोलेट का मतलब क्या होता है? डिसकंसोलेट का मतलब वेल बिहेव्ड होता है। इसका एंटानिम देना है साहब, मतलब नहीं। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन वर्ड्स विच आर द अपोजिट। डिसकंसोलेट का अपोजिट देना है। डिसकंसोलेट का वेल बिहेव्ड, प्रोपोर्शनेट, ब्रेव या चीयरफुल। अब पहले तो इसका आंसर देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, अपना टिक कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। डिसकंसोलेट का मतलब होता है जो एकदम वेन, जो बहुत निराश हो, होपलेस हो, डिजेक्टेड जिसको कहते हैं, डिजेक्टेड, एकदम डिजेक्टेड हो, रेचेड हो, तो डिजेक्टेड कहते हैं उसे, एकदम निराश, डिसअपॉइंटेड होता है उसे मेलंकलिक कह सकते हैं। वेल बिहेव्ड, जो वेल बिहेव करे। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, अनुपातिक जो होता है, कमेंसुरेट होता है जिसको आप कह सकते हैं दूसरी। और ब्रेव, बहादुर होता है। चीयरफुल मतलब जो एकदम जॉली नेचर्ड का हो, तो जो निराश होगा वो जॉली नेचर्ड नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चीयरफुल। वेरी गुड। कमली का मतलब क्या होता है? कमली का मतलब जो खूबसूरत दिखे, एकदम पतीत हो, जैसे कोई महिला होती है वो स्लिम ट्रिम स्मार्ट होती है, मतलब कैची होती है, उसको पटीत पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पतीत। पतीत पढ़ा जाता है। क्या? पतीत। हाँ, फ्रेंच वर्ड है, नहीं पटाइट मत पढ़ देना, नहीं तो आप पटाइट करने लगो फिर। पतीत, उसी कमली को पतीत बोलते हैं, पतीत बोलते हैं। क्या? पतीत। स्लिम ट्रिम एंड प्रिटी गर्ल, मतलब बहुत ही स्मॉल एंड थिन एंड प्रिटी गर्ल को पटीत लेडी कहा जाता है। तो यहाँ पर कमली हो गया। हाँ, कमली का मतलब खूबसूरत होता है। स्पेसस का मतलब जो बहुत जगह ले, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित। शरीर का मतलब गंभीर होता है। यहाँ पर कमली जो होगा थिन होगा, स्मॉल होगा, तो यहाँ ह्यूज जो है इसका एंटानिम हो जाएगा, हालांकि एग्जैक्ट एंटानिम नहीं है। प्रोक्लिविटी का एंटानिम देना है। प्रोक्लिविटी का मतलब एक्सिट, रिसॉल्व, क्वालिफिकेशन, डिसइंक्लाइनेशन। इसका एंटानिम देना है तो पहले प्रोक्लिविटी का मतलब समझना होगा आपका। इंसान प्रोक्लिविटी का मतलब होता है, क्या होता है? रुझान, इंक्लाइनेशन होता है, इंक्लाइनेशन होता है। अब तो आपको पता चल गया कि इसका एंटानिम क्या होगा? डिसक्लाइनेशन होगा, डिसइंक्लाइनेशन होगा। हाँ, एग्जिट और रिजॉल्व आपको पता है। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है लंपट या बहुत जो वेस्टफुल हो, बहुत चीज़ों को अब मतलब बता दिया। फ्यूचरिस्टिक मतलब जो मॉडर्न हो, अल्ट्रा मॉडर्न हो, जो भविष्य, जो प्रेजेंट का नहीं बल्कि फ्यूचर का दिखे। फैशनेबल जो होता है, थ्रिफ्टी एंड फूलिश। तो प्रोफ्लिगेट का मतलब वेस्टफुल भी होता है, जो बहुत बर्बाद करता है चीज़ों को, तो उसके हिसाब से थ्रिफ्टी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन थ्रिफ्टी हो जाएगा। कोई इफ एंड बट मत करना, वो चीज़ें सही हैं। प्रोफ्लिगेट का मतलब वेस्टल भी होता है ना, जो बहुत पैसा खर्च करता है, उसको भी प्रोफ्लिगेट बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा थ्रिफ्टी हो जाएगा। सप्लिकेशन का मतलब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो सप्लिकेशन उसको कहते हैं, दुआ को सप्लिकेशन कहते हैं। तो कंग्रेचुलेशन तो है नहीं। फ्लैटरी, चापलूसी। रिम्बर्समेंट मतलब पे बैक, वापस करना। तो यहाँ अरोगेंस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अरोगेंस। इसका एंटानिम देना है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल द करेक्ट प्रपोजिशन। सही प्रपोजिशन भरना है। प्रपोजिशन से लगभग 5 से 7 सवाल या 10 सवाल भी आ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द ब्रेड, मीन एंड बीन। जब दो लोगों के लिए बिटवीन लगता है, ये बात सही है। तो विथ, अमंग, अमंग्स तो होगा नहीं, तो मैंने पहले बता दिया, दो लोगों के लिए बिटवीन लगता है, दो से अधिक लोगों अमंग या अमंग्स लगता है। ठीक है। दीपा मैनेज टू डॉट 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 सेवरल टाइम बट वॉज फाइनली बाई द पुलिस। दीपा ने कई बार बचने की कोशिश की, भागने की, लेकिन हर बार पुलिस के द्वारा दबोच ली गई। तो दीपा मैनेज टू एस्केप सेवरल टाइम। एब्सकॉन्ड, फरार होने की। फ्रीड, डिसीव, चीटेड, चीट, चेज। तो इट वॉज एस्केप एंड नैब्ड। दीपा मैनेज टू एस्केप सेवरल टाइम्स बट वॉज फाइनली नैब्ड बाय द पुलिस। अंत में दबोच ली गई पुलिस के द्वारा। कोई अपराध किया रहा होगा दीपा ने। द बुक पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट के बाद आपको पता है क्या लगता है। यहाँ मैं लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो ये मत कहना सर उसमें 12 चैप्टर नहीं 12 बुक है। तो वो 12 बुक आप समझिए, 12 चैप्टर समझिए, जो आपको समझना समझिए। तो यहाँ पर हमारा इन, ऑन, एट नहीं लगता है, ये क्या हो जाएगा? ऑफ लगता है, तो ये आपको पता है। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डॉट 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 द ट्रबल मेकर, फॉर ट्रबल मेकर्स, अबाउट ट्रबल मेकर, अगेंस्ट ट्रबल मेकर, टू ट्रबल मेकर। लेट दिस बी एग्जाम्पल टू ट्रबल मेकर्स, तो ऑप्शन प्रपोजिशन 2 लग जाएगा। आई एम एंग्री विद हिम एट हिज केयरलेसनेस, इन हिज केयरलेसनेस, फॉर हिज केयरलेसनेस, ऑफ हिज केयरलेसनेस। तो एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री विद समवन होता है। आप किसी व्यक्ति से विद होगा और उसके किसी चीज़ पर एट होगा। ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स। आपको प्रॉपर वर्ड चुनना है इसमें। प्रॉपर वर्ड क्या है? 10,000 मनी और अ लॉट ऑफ मनी इज अ लॉट। आपको पता है जब कोई ह्यूज अमाउंट की बात होती है और जब कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स और बेट, मनी, डिस्टेंस, इस तरीके की चीज़ों की बात हो और तो वहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो 10,000 इज अ लॉट ऑफ मनी। जैसे 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब जो होती है हमेशा सिंगुलर होती है, आपको बताया गया है। तो वैसे भी यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। जो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करता है उसे फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। हाँ, वन हू लव्स कलेक्टिंग पोस्टल स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलाटेलिस्ट। ठीक है, जो सिक्के कर उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, सॉरी। ही ... सिटिंग बिसाइड अ रिवर, ही शैल फाइंड सिटिंग बिसाइड रिवर, ही सा, ही इज फाइंड, ही वॉज फाउंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ही वॉज फाउंड। एकदम आपके लेवल का है सवाल, आप इसको ये नहीं कह सकते सर आपके टीजीटी लेवल, एकदम डिट्टो टीजीटी लेवल का है। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मतलब आपके जो रियल एग्जाम में आता है उससे थोड़ा सा टफ है। तो आप ये अपना 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन घटा के ही आप इसको अपना कर सकते हैं कि आप अगर आपका 75 आ रहा है तो आप समझ लीजिए 85 जा रहे हैं, 85 जा रहे हैं तो 95, और 95 जा रहा है तो 105, 105 जा रहा है तो 100 आप कह सकते हैं 15, 115 जा रहे तो समझ लो 125, 125 जा रहे तो समझ लो आप मेंटली कुछ दिक्कत है आपको। कोई बात नहीं, जस्ट किडिंग, डोंट बी सीरियस। यू गो फर्स्ट ... एंड आई ... यू। तो यू गो फर्स्ट, शैल फॉलो, शैल फॉलोइंग, फॉलोइंग, एम फॉलो। तो दो तो हो ही नहीं सकता, ये शैल फॉलोइंग तो हो ही नहीं सकता, एम फॉलो भी नहीं हो सकता, एम फॉलोइंग हो सकता है। यू गो फर्स्ट, आई एम फॉलोइंग, तो यू गो फर्स्ट, आई शैल फॉलो यू। हाँ, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस इज कॉल्ड, किसी स्थान पे जो थोड़े समय के लिए रुकना होता है उसे क्या? इंटरल्यूड। हाल्ट का मतलब वैसे स्टॉप करना होता है, कहीं रुकना। जैसे आप देखो स्टेशन वगैरह पे या बैरियर वगैरह लेके हाल्ट लिखा है। इंटरमिशन और इंटरवल लगभग एक ही चीज़ होता है। सोजर्न, वो कहता है ना, नाइट कहता है ना, लावेल डैमसन, दैट इज़ वाई आई सोजर्न हियर दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। अंत आखिरी लाइन में, आखिरी स्टेंजा में कहता ना, यही वजह है कि मैं यहाँ पर टहल रहा हूँ यद्यपि सब कुछ माहौल उसके विपरीत है। देन टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, हु अवर्स दिस लाइन। एकदम फूल जैसा लिखो लेकिन इसके अंदर एकदम जहरीले सांप की तरह रहो, ऐसा कौन कहता है? ऐसा मैकबेथ तो कह नहीं सकती, थर्ड विच नहीं कह सकती, सीटन भी नहीं कहा है। लेडी मैकबेथ ने कहा, किससे कहा है? अपने पति से कहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम भोले भाले दिखो, भोले बनो मत, एक्ट 1 सीन 5 में कहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सरल भी है। अ रेज प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड और मेड, एक उठा उभरा हुआ स्थान जहाँ पर भगवान को पूजा प्रसाद या अर्पित किया जाता है, उसको क्या माउंट कहा जाता है? माउंट का मतलब चैपल कहा जाता है, आर्काइव्स कहा जाता है, आल्टर कहा जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड आल्टर। माउंट का मतलब टीला होता है, चैपल आप जानते हैं चर्च का एक प्रकार होता है, आर्काइव्स आप जानते हैं जहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। हाँ, आर्चाइव्स नहीं पढ़ा जाता जी। टू टॉक मच अबाउट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट इज वर्बोसिटी का मतलब गैरुलसनेस, लोक्वेसिटी एंड सर्कमलोक्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये यस नहीं रहेगा, सर्कमलोक्यूशंस हो जाएगा हमारा ऑप्शन। गैरुलसनेस का मतलब बहुत ज़्यादा बात करने की हैबिट जो होती है, और वर्बोसिटी का मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना। लोक्विसिटी इज आल्सो गैरुलसनेस एंड लोक्विसिटी बोथ आर सिनोनिम, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने की हमेशा एफर्ट करते रहना, वो क्या होगा? परसिवरेंस होगा, एंथुजियाज्म होगा, अटेम्प्ट होगा, बिगर होगा। बिगर मतलब ताकत, एनर्जी। तो अटेम्प्ट होगा, एंथुजियाज्म होगा, फर्वर या अर्जर कहते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा परसिवरेंस। तो परसिवरेंस इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्पेलिंग भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड, एक आदमी, एक स्थान जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या रहते हैं या छिप के रहते हैं, उसे लेयर कहा जाता है। फॉरेस्ट में जरूरी नहीं कि वाइल्ड एनिमल्स रहें, स्टेबल मतलब घोड़े रहते हैं। सेंचुरी मतलब कोई भी रहता है, अभ्यारण्य जो होता है वो जो वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहते, वो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बट यहाँ पर जो नेचुरल वे में कहा जाएगा वो लेयर हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ सोनेट बाय जॉन मिल्टन। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सोनेट नहीं है जॉन मिल्टन के द्वारा।
तो लेट्स सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोनेट बाय जॉन मिल्टन। तो ये क्या है, सर टू सर हेनरी वेन द यंगर, ये सोनेट है जॉन मिल्टन के द्वारा। हाँ, और टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल ये भी है। ऑन इज ब्लाइंडनेस तो है ही नहीं। इल पेंसेरेशो और वो जो है इसका जोड़ी जो है एल एलेग्रो, वो क्या है लिख के मुझे बताइएगा आप लोग, थोड़ा सा आप टॉपिक, और ये दोनों का जो टॉपिक कहाँ से लिया गया है, किस सब्जेक्ट से लिया गया है ये भी बताना, दोनों का टाइटल कहाँ से लिया गया है ये आप बता सकते हैं। उसमें एक गॉडेस ऑफ मेलंकली है और गॉडेस ऑफ मर्थ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन 1632 रिटन इन द फॉर्म ऑफ, वो हालांकि उस दरअसल उसमें वो एक प्रकार का 16 लाइन का था, बट ठीक है। वो किस फॉर्म में लिखा गया, तो हीरोइक कपलेट फॉर्म में लिखा गया था, लिरिक फॉर्म में लिखा गया था, मीटर फॉर्म में लिखा गया था, टर्सेट फॉर्म में लिखा गया था। तो टर्सेट में तो लिखा नहीं जा सकता, ये कपलेट फॉर्म में लिखा गया था। बाद में यही 1632 में सेकंड फोलियो में एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। और ये शेक्सपियर, ये मिल्टन की पहली प्रिंटेड मानी जाती है, फर्स्ट प्रिंटेड आप रचना कह सकते हैं उनकी, इस तरीके का है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम अपॉन सर्कमसिजन। सर्कमसिजन मुसलमानों में एक वो होता है, एक प्रक्रिया होती है सर्कमसिजन की, आप जानते हैं, जिसको कंसिजन भी बोलते हैं। और हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम अपॉन द सर्कमसिजन क्या होता है, जॉन गालजवर्दी, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ। तो इट इज़ जॉन मिल्टन, ठीक है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम एट ए सोलेम म्यूजिक, एट ए सोलेम म्यूजिक का ऑथर कौन है, तो अब देखते हैं हम क्या है। एट ए सोलेम म्यूजिक, दरअसल म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, किसको इंटरेस्ट था आप जानेंगे। तो जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, जेम को एच हो ही नहीं सकते, जॉन इरविन, तो ये जॉन मिल्टन है, ठीक है। विच पोएम इज़ नॉट रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन ने कौन सा पोएम नहीं लिखा है। मिल्टन ने, ये तो मास्क है, अर्केड्स आप जानते हैं। लाइट भी, लाइट ने, व्हेन आई कंसिडर माई लाइट इज स्पेंट वाला नहीं, लाइट नाम की भी वो पोएम इन्होंने लिखी है। हाँ, और ऑन टाइम भी पोएम लिखी है, ये पोएम लिखी है सब मिल्टन ने लिखी है। मिल्टन ने ओड टू नाइटिंगेल नहीं लिखी है, ये कीट्स ने लिखी है। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी पोएम है जो मैं BA में पढ़ा था, ठीक है। इट इज़ माई वन ऑफ फेवरेट पोएम्स। और टू सिरियाक स्किनर इज अ सोनेट रिटन बाई टू सिरियाक। कुछ अनसुने नाम लग रहे हैं आपको, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं आदत से। मैं कुछ चीज़ें टफ भी देने के लिए जाना चाहता हूं। तो मैंने बताया इजी, मॉडरेट और टफ लेवल का कॉम्बिनेशन है टू। और इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपको कोई बहुत फ़ायदा हो सकता है, 5-7 क्वेश्चन यहीं से फंस जाए। टू सिरियाक स्किनर इज अ सोनेट रिटन बाई, हो सकता है, जरूर नहीं फंसेगा तो डोंट कर्स मी। टू सिरियाक स्किनर इज सोनेट बाई, तो जॉन मिल्टन। जॉन अपडाइक तो हो ही नहीं सकते, वो नॉवलिस्ट हैं। हाँ, रैबिट रन, रैबिट रिडक्स वाले सीरीज़ के। हाँ, जॉन कीट्स, तो ये यहाँ पर जॉन मिल्टन है। दरअसल सिरियाक स्किनर जो थे वो इनके लिटरेरी असिस्टेंट थे, जो भी अंधे हो गए तो उनकी हेल्प करते थे। कैसे, उनके लिए एक शब्द है उसमें लिखा है, जहाँ मैं पढ़ रहा था, अमानुएंसिस थे, अमानुएंसिस। तो आप इसका मतलब भी जान लीजिए। मतलब जो सिरियाक स्किनर थे मिल्टन के एमेन्यूएंसिस थे। एमेन्यूएंसिस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि जैसे आप डिक्टेट करें और मैं आपके कुछ लिए कुछ लिखूं, तो मैं आपका एमेन्यूएंसिस हो गया। लिटरेरी असिस्टेंट या आपका आर्टिस्टिक असिस्टेंट को एमेन्यूएंसिस कहा जाता है। एक मीनिंग भी आपको मिल गई। तो जो सिरियाक स्किनर थे वो मिल्टन के एमेन्यूएंसिस थे, ठीक है। और उनके काफ़ी करीबी थे, फ्रेंड कह सकते हैं आप। विच पोएम वॉज नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन ने कौन सा पोएम नहीं लिखा है, तो माई लॉर्ड फेयरफैक्स ये लिखा है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट भी है। ऑन द यूनिवर्सिटी कैरियर जो है ये भी है। लॉयल्टीज नहीं है, ठीक है। इन हुज ऑनर मिल्टन रूट हिज अर्केड्स, उन्होंने अर्केड्स किसके ऑनर में लिखा था, तो आर्थर हेनरी हेलम, वो लिख ही नहीं सकते। W.H. हॉर्डन, अर्ल ऑफ सरी के। तो काउंटेस डू वेजर जो डरवी की थी, वो आप कह सकते हैं ये इन्हीं काउंटेस ऑफ डरवी जो थी उन्हीं के ऑनर में लिखा था। और मिल्टन्स अर्केड्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये क्या है, अब ये भी बता ही दिया। एपिक पोएम है नहीं, लिरिक पोएम है नहीं, सटायर नहीं, मास्क या पेस्टोरल मास्क कह सकते हैं, ये मास्क है। हाँ, निम्फ एंड सेफर्ड्स, जो निम्फ एंड सेफर्ड्स हैं, क्या कह सकते हैं, निम्फ एंड सेफर्ड्स डांस नो मोर बाय सैंडी लंडन्स लिलीड बैंक इज अ लाइन फ्रॉम, इट इज अ लाइन फ्रॉम अर्केड्स, आई लाइन फ्रॉम कोमस, लाइन फ्रॉम लिसिडस, लाइन फ्रॉम अर्केड्स। तो इट इज अ लाइन फ्रॉम अर्केड्स, ठीक है। मिल्टन रोट हिज पोएम कोमस इन 1634 व्हेन ही वाज अराउंड
तो लगभग 26 साल के थे, 26 साल ऑप्शन में ही नहीं था, तो आप अराउंड, क्योंकि यहाँ अराउंड लिखा है तो आप ये कह सकते हैं 25 ईयर्स। ठीक है, आसान सा सवाल था, क्योंकि 1608 उनका पता तो आप माइनस कर सकते थे। मिल्टन रूट हिज कोमस ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ अर्ल ब्रिजवाटर, अपॉइंटमेंट ऑफ अर्ल ब्रिजवाटर एज द लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, बर्थडे ऑफ हिज वाइफ, क्या बात है, मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। तो उन्होंने क्या लिखा था, जब वो अपॉइंटमेंट ऑफ अर्ल ब्रिजवाटर एक में रहेगा एज द लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव। विच वॉज मिल्टन फर्स्ट इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस्ड वर्क, तो मिल्टन का इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस वर्क पहला कौन सा था, तो आप कह सकते हैं कोमस नहीं था, क्योंकि कोमस तो बाद में। आई स्टैंडर्ड सेटअप अ डोर टू होप ऑन रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड इज फर्स्ट इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस्ड वर्क, आप कह सकते हैं। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स वाज विच काइंड ऑफ ट्रैक्ट, ये मैरिज ट्रैक्ट था या डिवोर्स ट्रैक्ट था या मास ट्रैक्ट था, ये और था, तो इट वाज अ काइंड ऑफ डिवोर्स ट्रैक्ट। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, ये डिवोर्स ट्रैक्ट था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स डिवोर्स ट्रैक्ट, टेट्राकॉर्डन, टेट्रा माने 4 होता है, वैसे भी जान लेना, डिवोर्स, फ्रेंडशिप, मैरिज, ये जो 4 स्ट्रिंग, चलो उन्होंने मतलब उन्होंने 4 मैरिज ट्रैक्ट लिखे थे। तो डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स हो गया, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर हो गया, तो दूसरा हो गया, और 3 एक टेट्राकॉर्डन था और एक कोलास्टेरियन था, तो 4 थे। चारों का नाम एक बार मैं फिर रिपीट कर देना हूँ, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर, BUCER, टेट्राकॉर्डन और कोलास्टेरियन था, तो ये 4 थे, आप कह सकते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड, आपको प्लूरल बना, अलगा का एल्गी हो जाएगा, आपको बताया गया है, ई बड़ा की जैसे फार्मूला का फार्मूली हो जाता है, हाँ, इस तरीके का आपको लार्वा का लार्वी हो जाएगा, हाँ, तो इस तरीके का आपका अलगा अलग, ये हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डेसिडेरेटम का मतलब क्या होता है, डेसिडेरेटम का मतलब होता है ज़रूरत भर की चीज़ें, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट या नीड जो होती है, डेसिडेरेटम का एक मतलब भी बता दिया आपको। तो इसका यूएम को जैसे मैक्सिमम का मैक्सिमम, मिनिमम का मिनिमा, प्लेटिनम का प्लेटिना, इस तरीके से आप करते हैं, हाँ, डेटम का डेटा, तो यहाँ पर डेसिडेरेटा हो जाएगा, ये हम और करेक्ट ऑप्शन इज डेसिडेरेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वल्केनो का क्या होगा, वल्केनो का वल्केनोज, नन ऑफ दिस, तो आर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज वल्केनोज। वर्चुओजो, तो परफेक्ट परफॉर्मर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत बड़ा परफॉर्मर होता है, एक्सपर्ट, ग्रेट एक्सपर्ट होता है वर्चुओजो। और जहाँ पर दरअसल क्या होता है, वर्चुओजो का क्या होगा, ये थोड़ा सा अजीब सा है, तो वर्चुओसो का प्लूरल क्या होगा, वर्चुओसो, वर्चुओजोई और वर्चुओसी, नन ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर इज वर्चुओसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं वर्चुओसो का, आप ये कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए यही है मेरी नज़र में। ट्रॉमा का क्या होता है, ट्रामा, नन ऑफ द अबव, ट्रामा का प्लूरल जो होता है ट्रामाटा होगा, ट्रामाटा, ठीक है, ट्रामाटा जो होगा ट्रामा का प्लूरल होगा, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन आर गुड इनफ, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आप सिर्फ इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। चूज द पर्टिकुलर करेक्ट साउंड्स एंड यंगर वन ऑफ एनिमल, साउंड्स ऑफ एप, और जो साउंड्स ऑफ एप को क्या कहते हैं, जिबर कहते हैं, ये ब्रे कहते हैं, स्क्रीच कहते हैं, नन ऑफ द अबव कहते हैं, इट जिबर होता है। अच्छा, ये आप बताइए स्क्रीच किसको कहते हैं, इसे ब्रेक को भी स्क्रीच कहते हैं, लेकिन किस पक्षी के आवाज़ को स्क्रीच कहते हैं, स्क्वीक किसको कहते हैं, ये भी बताइएगा। ब्रे आप जानते हैं किसको कहते हैं, बे और बे में अंतर है, बे किसको कहते हैं, बे वाला कल बताया था, ब्रे आज बता दे रहा हूँ, गधीब कहते हैं। स्क्रीच किसको कहते हैं, आप लिख के बताइएगा, कुछ आप भी काम करिएगा। यंग वन ऑफ फॉक्स इज कॉल्ड, लोमड़ी के बच्चे को क्या कहते हैं, लोमड़ी जो होती है उसका जो फीमेल होती है उसको बिक्शन कहते हैं, आप जानते हैं उसको बिक्शन बोलते हैं, ये भी आप जानना ज़रूरी है। और फॉन जो होता है हिरन के बच्चे को कहते हैं, लेबरेट जो होता है खरगोश के बच्चों को कहते हैं, कब जो होता है लायन लेपर्ड के बच्चों को भी कहते हैं, लेकिन फॉक्स के बच्चों को भी कब बोलते हैं, तो ये सही है। साउंड ऑफ लार्क इज कॉल्ड, लार्क की आवाज़ को क्या कहते हैं, स्क्रीम तो कहते नहीं, मरमर, वार्बल, अब नन ऑफ द तो हो ही नहीं सकता, तो इट इज़ वार्बल, ठीक है। लेपर्ड के बच्चे को क्या कहते हैं, वो यंग वन ऑफ अ लेपर्ड इज कॉल्ड, फूल कहा जाता है, फूल किसके बच्चों को कहा जाता है, आप लिख के बताइए, कई बार बताया हूँ। स्टैग क्या होता है, बारहसिंगा होता है, नन ऑफ दीज होता है, तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कब हो जाएगा, ठीक है। शेर के बच्चे को भी कब। साउंड ऑफ अ कैमल इज कॉल्ड, कॉमिल की आवाज़ क्या कहते हैं, स्क्रीच कहते हैं, ग्राउल कहते हैं, लो कहते हैं, लो तो गाय लोइंग हर्ड्स होता है,
गाय को मूँ कहते हैं, वही लो हो जाएगा। और ग्रंट कहते हैं, ग्रंट ग्रंट गोश्त। और शुअर को भी आप ग्रंट करते हैं, और कैमल को भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैमल को स्ट्रिंग कहा जाता है। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नेवर कंप्लीटेड, कौन सी पोएम विलियम वर्ड्स की कभी कंप्लीट नहीं हुई, तो आप ये बताना पड़ेगा मुझे। तो प्रेलूड आप जानते हैं, टिंटन एबी भी आप जानते हैं, और हमारा ऑप्शन है द रेक्लूज, ठीक है, मतलब इट रिमेंड अनफिनिश्ड। वक्त ज़्यादा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी करूँ, लेकिन कितनी भी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, समझाने में टाइम लग जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज एक्सक्लूडेड इन द एरिया ऑफ नरेटिव, मतलब इनमें से कौन सा नरेटिव पोएम नहीं है, तो लीच कैदरर में नरेशन नरेटिव है, सॉलिड रिपर नरेटिव है, माइकल में नरेटिव है, माइकल के बेटे का नाम क्या है, माइकल की बीवी का नाम क्या है, माइकल के घर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। टिंटन एबी को इसमें हमारा आंसर हो जाएगा टिंटन एबी, ठीक है। एक ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, ड्रामेटिक लिरिक है। और इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन इन ग्रासमेयर विद हिज सिस्टर डोरोथी, ग्रासमेयर में वो कब सेटल हो गए अपनी बहन डोरोथी के साथ, तो आपको ये बताना है। इट वाज इन, हालांकि ये इनके भी कुछ दिक्कत रहती है, ये इट वाज 79, यही करेक्ट आंसर है। बाकी इतने में तो मिले थे, कॉलेज से मिले थे, फिर इस्टेब्लिश हुए, काफ़ी अच्छी दोस्ती। वर्ड्सवर्थ लिटरेरी पीरियड्स करियर कवर्ड अ लॉन्ग पीरियड, तो लिरिकल बेल्ट से लेकर जब तक जिंदा थे तब तक थी उनका 1785 तो था नहीं, लिरिकल बेल्ट शुरू होता है और अंत तक चलता रहता है, लॉन्ग पीरियड आप कह सकते हैं। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल इज़ अ लाइन फ्रॉम विच पोएम, ये किस पोएम की लाइन है, तो ये किस पोएम की लाइन है ये आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शन है टिंटन एबी है, इमॉर्टलिटी ऊड है, लूसी ग्रे है, सॉलिटरी रिपर है, तो इसका तो हो नहीं सकता, इसका तो है ही नहीं, इसका भी नहीं है, और ये किसका है, टिंटन एबी की लाइन है, ठीक है। आर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा है। जब कहाँ की लाइन है, टिंटन एबी की लाइन नहीं है, लॉडेमिया की लाइन नहीं है, ये माइकल की भी नहीं है, ये है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड का है, यहाँ की लाइन है। बिहोल्ड द चाइल्ड अमंग हिज न्यू बोर्न ब्लिसेस अ 6 ईयर पार्टिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, ये लाइन कहाँ की है, तो ये लाइन टिंटन एबी में तो है नहीं, लूसी ग्रे की भी नहीं है, ओड ऑन इंटीमेशंस इमॉर्टैलिटी की है कि नहीं, 3 ईयर्स सी ग्रू की तो बिल्कुल नहीं है। तो अब आपको पता हो गया कि इट इज़ ओड ऑन इंटीमेशंस। सॉलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वाज रिटन इन इतना 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1800, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स कह सकते हैं। सॉलिटरी रिपर को आयोग लिरिक मानता है और कई अच्छी ऑथेंटिक किताबों में बैलेट किया है। दरअसल जो बैलेट हो वो अपने आप में लिरिक होगा, तो टू बी वेरी प्रिसाइज उसको दोनों माना जाना चाहिए, और वो मेरी नज़र में वो बैलेट है, तो मैं आज भी बैलेट मानता हूँ। अब लोग अपनी बात है, लेकिन आयोग ने लिरिक माना था बता लिए, और आपको वो मानना है जो आयोग माने, मैं जो मानता हूँ वो नहीं मानना है, हमेशा ध्यान रखना। इन बीच ऑफ द पोएम वर्ड्सवर्थ कंसीडर्ड टॉमस चैटरटन द मार्वेलस बॉय, तो ये जो है किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने उसको मार्वेलस बॉय कहा है, तो आपको ये बताना है किस बॉय में कहा है, किस पोएम में कहा है। तो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में नहीं कहा है, रिजोल्यूशन में कहा है, और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में ही कहा है, और इसी का सब टाइटल लीच गैदरर है। तो 2 ऑप्शन एक करके दे दिया परेशान करने के लिए, तो ये एक ही चीज़ हुई, चाहिए को चाहिए, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है तो दोनों हो जाएगा। और ये जो है ये 20 राइम रायल स्टेंजा में लिखा गया है, राइम रायल स्टेंजा में लिखा गया। राइम रायल को इस क्या कहा जाता है, चौसोरियन स्टेंजा भी कहा जाता है। ए बी क्या होता है, ए बी और बी सी सी, ए बी ये इसका राइम स्कीम होता है, ए बी और ए बी सी, ठीक है। ये इसका ए बी सी, ये इसका राइम स्कीम होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा चौसोरियन स्टेंजा का। और ये चौसोरियन स्टेंजा में लिखा है, कितने स्टेंजा हैं, 20 स्टेंजाज हैं, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई। इसको हार्डी ने इस पोएम को कहा कि द बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, इस पोएम को कहा था हार्डी ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना, ये इसको इसी पोएम को, मतलब लीच गैदरर और ये दोनों एक ही नाम है, सब टाइटल है दोनों, आप कह सकते हैं कि इसी को टॉमस हार्डी ने क्या कहा था, बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल क्योर, या बेस्ट क्योर फॉर ऑल
ऑल काइंड ऑफ डिस्पेयर कहा था, इस तरीके का कहा था। और ये 20 स्टेंजाज में लिखा गया है, 7 लाइन स्टेंजा में। ये राइम रॉयल आप कह सकते हैं। जिनके पास मेरी किताब है वहाँ सुधार लेंगे, वहाँ स्पेंसरियन स्टेंजा इज अ टाइपो, वो आप सुधार सकते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज रिटन इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन, तो ये जो है कॉलरिज के कहने पे पब्लिश हुई थी, कॉलरिज के माध्यम से पब्लिश हुई थी। 1810 में पब्लिश हुई थी, 1807 ये सब नहीं हुआ था। तो ये इट गॉट पब्लिश्ड इन मतलब 1810 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास। फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस। हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू ऑफिस, तो ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नन ऑफ दीज है? तो भाई हैविंग टेकन माई लंच सिंपल सेंटेंस की एक सीधी सी पहचान है, मेन वर्ब एक ही होगा, तो यहाँ मेन वर्ब बेंट ही है, तो यहाँ सिंपल सेंटेंस ही है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ाया है आपको पूरा सेंटेंस डिटेल में। ही इज़ माइजर नेवरलेस ही स्पेंट 1 लाख इन द मैरिज, वह कंजूस है फिर भी उसने क्या कहते हैं शादी में 1 लाख खर्च किया। अब आपको पता है क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या नन ऑफ द, इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्यों है आपको पता है? कंपाउंड सेंटेंस इज आल्सो नोन एज डबल सेंटेंस या मल्टीपल सेंटेंसेज। इसमें जितने क्लॉजेज होते हैं उतनी वर्ब होती हैं। आप तो ये हो गया, और ये एक कंजंक्शन लगा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पता है। दिस इज़ द मैगजीन दैट आई वांट टू परचेज, या वही मैगजीन जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द मैगजीन दैट आई वांट टू परचेज में ये कौन सा सिंपल सेंटेंस है? अब आपको पता चल गया कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। जो मेरे स्मार्टीज हैं उनको पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, अब कैसे है वो बताने के लिए मेरे वक्त नहीं है, मैंने पूरा डिटेल बताया है। दिस इज़ द होटल गुजरात ऑफ रांची वेयर आई लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, ये रांची का होटल गुजरात है जहाँ पर मैं 10 साल तक रहा हूँ। तो ये कौन सा क्लॉज है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए बुक, वो इतना गरीब है को खरीद नहीं सकता। है तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स ही है। ये है क्या कॉम्प्लेक्स में? नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है? और जो आपको जो स्मार्टीज हैं उनको सबको पता है कि एडवर्ब क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। और जॉन गालजोर्दी वॉज बॉर्न ऑन, तो 14 अगस्त, आप 15 अगस्त के एक दिन पहले आप कह सकते हैं, 14 अगस्त 1867, क्योंकि 14 अगस्त याद रहेगा तो इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 14 अगस्त वाला आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच प्लेस होज देयर इज़ नो जस्टिस इन आर लीगल सिस्टम, ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जिसका टाइटल ही आयरॉनिकल हो तो वो क्या हो जाएगा? वो जस्टिस ही हो जाएगा। तो और नेक्स्ट देखते हैं 98 क्या है हमारे पास। विच प्ले डील्स विद द क्लास कॉन्शसनेस ऑफ गालजवर्दी, वैसे उन्होंने कई प्लेज में इस तरीके की बात करी है, लेकिन स्पेशली जो है यहाँ पर जो क्लास कॉन्शसनेस की बात कही है उन्होंने एल्डेस्ट सन में कही है, तो एल्डेस्ट सन में। ठीक है, डिटेल आप पढ़िएगा। जॉन बॉर्थविक इज अ कैरेक्टर ऑफ विच प्ले ऑफ जॉन गालजवर्दी, अब जॉन बॉर्थविक किसका कैरेक्टर है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये इस टाइप का है या टॉयलेट का है या एल्डेस्ट सन का है, तो ये द सिल्वर बॉक्स का है। ठीक है, नेक्स्ट 26 क्वेश्चन और है, देखते हैं, जल्दी कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, 1 घंटा नहीं हुआ जी अभी, ठीक तो है। और लॉयल्टीज़ बाय जॉन गालजवर्दी वाज प्रोड्यूस्ड इन मार्च 1922 अप्रैल 1922, बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं। तो 8 मार्च 22 जॉन गालजवर्दी मदर पास्ट अवे, जॉन गालजवर्दी की माँ की डेथ कब हुई? तो अब ये इतना जान लो कि 1915 में हुई थी, तो बस 1915 ऑप्शन एक है, तो ये 1915 हो गया, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। द डार्क फ्लावर अ लव नॉवेल बाय जॉन गालजवर्दी वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, 1914 ये सब नहीं है। गालजवर्दीज फादर डाइड ऑन December 8, 1908 एट द एज ऑफ, कितनी उम्र थी उनको? लगभग 86, 87, 89, 88, तो इट वॉज 87। ठीक है, जॉन गालजवर्दी ग्रेजुएटेड विद फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो सेकंड क्लास डिग्री इन लॉ में वो पास हुए थे 1889 में। ठीक है, जॉन गालजवर्दीज फादर वाज वो क्या थे? इसका एक बार और पहले सवाल बन चुका है, और ही वॉज अ सॉलिसिटर।
ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। तो यहाँ पर तो कई बार बताया इंट्रोगेशन है या सर्कमलोक्यूशन है या एक्सक्लेमेशन है या पोस्ट्रॉफी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इरोटिसिस जो होता है या रेटोरिकल क्वेश्चन जो होता है उसी को अलग नाम से इंट्रोगेशन भी कहा जाता है। इसमें प्रश्न तो पूछा जाता है जिसमें जो आंसर रहता हो वो अंडरस्टूड रहता है, ठीक है उसमें। और इस तरीके का वो खुद ही आंसर, जैसे ये जो है जो इंट्रोगेशन होता है इट कैरीज इट्स ओन आंसर। तो ये अपना आंसर लिए इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कई बार पूछ चुका हूँ। और यहाँ पर वो सेटन की लाइन है, वाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंक्वरेबल विल एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और रीड एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम। इस तरीके के जो मिल्टन के पैराडाइज लास्ट की लाइन है। तो यहाँ भी है क्या, इसमें क्या होता है, ये भी एग्जाम्पलम है, इंट्रोगेशन है, मेटाफर है या विजन है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें व्हाट दो द फील्ड बी लास्ट मतलब इट कैरीज इट्स ओन आंसर। क्या हुआ जो हम युद्ध हार गए हैं, मैदान तो सब कुछ थोड़ी ना हारे हैं, तो इसमें आंसर खुद वो दे रहा है, मतलब आंसर खुद ही, मतलब इट हैज़ इट्स ओन आंसर। तो ऐसी स्थिति में इंट्रोगेशन या इरोटिसिस या रेटरिक क्वेश्चन आप कुछ भी कह सकते हैं, इस तरीके को रेटरिक क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। जैसे वो कहें कि ब्राउनिंग की लाइन है, फेल आई अलोन इन द वर्ड्स एंड डीड्स ना, वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड, इस तरीके की जो लाइनें हैं। तो या जैसे उसका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो लाइन है उसकी जो बड़ी मशहूर है शाइलाक की, मर्चेंट ऑफ वेनिस का पूरा मैंने समरी बताया है, हैथ नॉट अ ज्यू आइज हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स, या इफ़ यू प्रीकस डू बी नॉट ब्लीड, इस तरीके की जो लाइन है ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं किसकी, ये एग्जाम्पल हैं इंट्रोगेशन की। तो द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई स्पिरिट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, सिमली, मेटाफर, एरोटिसिस। तो ये पेरिफ्रेसिस है, मतलब जो क्या कहते हैं, पेरिफ्रेसिस का मतलब होता है राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग समथिंग, तो उसको पेरीफ्रेसिस कहा। लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई इज एग्जाम्पल ऑफ पेरिफ्रेसिस। बताया गया पेरिफ्रेसिस क्या होता है, एक प्रकार का राउंड अबाउट एक्सप्रेशन बताया, वे ऑफ सेइंग समथिंग, मतलब कोई संक्षेप में कहा जा सकता है। इमेजिनरी स्पिरिट्स की बात कही गई, रेप ऑफ द लॉक की लाइन है। हर पेरेंट्स वर रिच बट ऑनेस्ट, उसके पेरेंट्स रिच थे बट ऑनेस्ट थे। ये एग्जाम्पल किसका है, यूफुइज्म दूसरी स्टाइल होती है, यूफुइज्म इज अनदर स्टाइल, वो दूसरी स्टाइल होती है यूफुइज्म। और ये सर्कमलोक्यूशन भी राउंड अबाउट वे, इरोटिसिस या सॉरी ये कहाँ से आ गया जी, ये कहाँ से, ये नीचे वाला पढ़ दिया मैंने जी। वन ऑफ हिज एंसेस्टर्स पेरिस्ड ऑन द स्कैफोल्ड, वन ऑफ द हिज एंसेस्टर पेरिस ऑन द स्कैफोल्ड की जो लाइन है ये क्या है, यूफुइज्म है या वन ऑफ द एंसेस्टर्स पेरिस्ड ऑन द स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड मतलब जिसमें फांसी दी जाती है, वो जो यूफुइज्म का मतलब तो एक ओवर इलेबोरेट स्टाइल जो लिली के आया है, लिली जॉन लिली के उससे यूफ्यूज से आया है। इरोटिसिस आपको पता है रेटोरिक क्वेश्चन, सर्कमलोक्यूशन राउंड अबाउट वे, यूफिमिज्म का मतलब होता है माइल्ड वर्ड्स का प्रयोग करना। तो यहाँ पर पेरिस्तान द स्कैफोल्ड का मतलब होता है हैंग्ड, और हैंग्ड डायरेक्ट ना कह करके यूफिमिज्म इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यूफिमिज्म है, कोई दिक्कत नहीं है। हर पेरेंट्स वर रिच, उसके पेरेंट्स रिच थे बट हर पेरेंट्स वर रिच बट ऑनेस्ट। तो ये क्या है, इन्यूएंडो है या सिमली है या पैराडॉक्स है या ऑक्सीमोरन है। दरअसल क्या है, इट इज़ इन्यूएंडो। इन्यूएंडो क्या होता है, एक इट अवॉइड्स डायरेक्ट एक्यूजेशन, डायरेक्ट नहीं कहता, मतलब कुल मिला के इसका मतलब होता है नॉडिंग एट, इशारा कर देना। तो यहाँ पर क्या है, हर पेरेंट्स वर रिच बट ऑनेस्ट, तो ये एक तरीका है कहने का। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर आप दें तो ही हैज़ मनी एनफ टू कीप हिज लॉयर्स एज वेल एज अ फ्यू हाउस एंड कार्स। तो इस प्रकार का वो जो एक्यूजेशन होता है इन्होंने, कटाक्ष जिसको कहते हैं हिंदी में, कटाक्ष इज़ एन एग्जैक्ट वर्ड फॉर दिस, तो इन्वेंडो है। तो ये है पूरा एग्जाम्पल। वाइफ्स इन देयर हस्बैंड्स अब्सेंस ग्रो सटलर एंड डॉटर्स समटाइम्स रन ऑफ विद बटलर। क्या बात है, ये किसकी एग्जाम्पल है, तो ये जो एग्जाम्पल है, तो ये एक्चुअली एग्जाम्पल देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। इन्वेंडो तो है नहीं, क्योंकि आयरनी या एपिग्राम या सरकाज़म।
अब आप इसमें दो चीज़ें फंस सकते हैं। एपिग्राम इज अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग दैट हैव एंटीथेटिकल आइडिया, जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सार्केजम हो जाएगा। वाइफ जिम देयर हस्बैंड्स अब्सेंस ग्रो सटलर, और डॉटर्स जो होती हैं समटाइम्स ऑफन रन अप विद बटलर, जो खानसामा होता है उसे बटलर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बायरन की पोएम से है। तो द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज़, माइकल के कॉटेज का नाम क्या है। अब माइकल के बेटे का नाम क्या है, माइकल की बीवी का नाम क्या है, ये आप लिख के बताइएगा। और इट इज़ लाइट स्टार, मॉर्निंग स्टार, हाँ इट इज़ इवनिंग स्टार, ठीक है, उनके कॉटेज का नाम है। और वो नेक्स्ट है, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर ही स्लेप्ट एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, लेडी मैकबेथ स्पीक्स दीज वर्ड्स हु इज़ हियर। और ये यहाँ पर हियर कौन है, वो डंकन की बात कर रही ना, किंग डंकन, अगर वो मेरे पिता जैसे नहीं लगा होता तो मैं उसको अब तक काम तमाम कर चुकी होती। ही मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर, इस तरीके का। बैंको, फ्लेंस, मैकडफ, तो आसान सा सवाल था, डंकन का है। पैराडाइज लास्ट इज इन, किस में लिखा गया है, स्टेंजा फॉर्म में तो है नहीं, फ्री वर्स में है नहीं, टेरजरीमा में भी नहीं है, इट इज़ इन ब्लैंक वर्स। टॉमस अर्ल ऑफ सरी, जो कहते हैं हेनरी हावर्ड। हु वाज मिल्टन्स मास्टर, मिल्टन के मास्टर कौन थे, चॉसर थे नहीं, होमर हो सकते थे लेकिन है नहीं, बर्टन, स्पेंसर को अपना मानते हैं। अ शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट्स ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ अबाउट एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड, दो जोलेबन, इस तरीके का जो कहावतें होती हैं। प्रोवर्स, पैराबल, पैराबल का मतलब क्या होता है, एक डायडेक्टिक, स्पेशली फ्रॉम बाइबल स्टोरी। फैबल जैसे जातक कथाएं होती हैं, तो यहाँ पर डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो होगी वो प्रोवर्ब हो जाएगा, ठीक है। विलिंग टू इट ऑफ इट स्ट्राइक इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब एंटीथेटिकल आइडियाज आर पुट साइड बाई साइड, तो इट इज़ अपोरिया होता नहीं, अपोलॉग है नहीं। अपोलॉग क्या है लिख के बताइएगा, अपोथेम और मैक्सिम बोथ आर सेम थिंग, यहाँ पर एंटीथेसिस है। अपोलॉग मैंने बताया है कई बार क्या होता है, ये आप लिख के बताइएगा। द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट इन द कॉमन स्पीच ऑफ एन एरा इज कॉल्ड, ऐसे सब जो अब चलन से बाहर हो गए उनको प्रोवर्ब्स कहते हैं, एपिग्राम्स कहते हैं, एनार्की कहते हैं, उनको आर्केइज्म कहते हैं जी, आर्केइज्म। द नॉर्टन शेक्सपियर इज़ अ वर्क ऑफ, वो कंटिन्यू उसमें शेक्सपियर की सीरीज पब्लिश होती है। ये तो स्टीफन गॉसन या स्टीफन ग्रीनब्लॉट, स्टीफन हॉकिंस, या ये हॉकिंस होना चाहिए, ये गलत है, स्टीफन ग्रीनब्लॉट हैं इसके, तो आप कह सकते हैं। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन थियरीज, तो कई बार बताओ जैक डेरिडा, विलियम जैक्स, विलियम जेम्स बोथ, तो ये जैक डेरिडा थे। जैक डेरिडा ने क्या कहा, एवरी रीडिंग इज ए मिस रीडिंग, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन का, रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन, डिसेंटरिंग मतलब अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब डिसेंटर कर दिया उन्होंने, कहा कि मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड, मतलब वो मेरे लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, काग दही पर जान गंवायूं, वो एग्जांपल दिया था, तो किसी ने उसको कागद ही पर जान गंवायूं पढ़ा, किसी ने उनको कागद ही पर जान गंवायूं पढ़ा, किसी ने इस तरीके का, वकील साहब ने उसको कागद पर ही जान गंवायूं, इस तरीके से अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो उसको एवरी रीडिंग इज अ मिस रीडिंग, या मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड, इट इज़ ऑलवेज स्लिपरी। एन इनसुपरेबल डेडलॉक और डबल बाइंड ऑफ इनकम्पैटिबल और कंट्राडिक्टरी मीनिंग विच आर अनडिसाइडेबल इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, उसे यूफोरिया कहा जाता है। यूफोरिया सेंस ऑफ ओवर जो है, यूफिमिज्म आप जानते हैं, यूफोइज्म भी आप जानते हो, ओवर एलेबोरेट स्टाइल इज कॉल्ड यूफोइज्म। अपोरिया, उसे अपोरिया कहते हैं, जैसे वो हैमलेट की लाइन, जब अनडिसाइडेबल पॉइंट या डेडलॉक जिसको कहें कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अपोरिया, आप कह सकते हैं, डिसाइडेड अनडिसाइडेबल पॉइंट। और रिलीजन विदाउट रेवलेशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, पैंथीज्म कहते नहीं, इट्स सेइंग गॉड इन एवरीथिंग। अथीज्म नॉट बिलीविंग इन गॉड, डीथीज्म बिलीविंग इन गॉड, डीइज्म का मतलब होता है रिलीजन विदाउट रेवलेशन, यही सही है। अ गॉड फ्रॉम अ मशीन जस्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर नरेशन और टेक्स्ट और नॉवेल और प्ले, इट्स कॉल्ड लैटिन ड्यूस एक्स मैकिना, डिमोटिक स्टाइल, ये बहुत, ये ड्यूस एक्स मैकिना है। डायलॉजिज्म क्रिटिसिज्म जो होता है, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म या डायलॉग क्रिटिसिज्म वाज गिवन बाय रसन क्रिटिक, जैक डेरिडा नहीं थे, जेम्स हेनरी नहीं थे, इट वाज मिखाइल बाख्तिन। नॉवेल ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉवेल ऑफ एजुकेशन इज अ मीनिंग डिनोटेड बाय द टर्म बिल्डन्स रोमान या नॉवेल ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है, या अर्जाई हंस रोमान उसे कहा जाता है। कुंसल रोमान का मतलब नॉवेल ऑफ आर्टिस्ट, या रोमान क्ले होता है, नॉवेल विद द की होता है।
तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो हमारा ऑप्शन ये है। दीज वर 125 क्वेश्चन और ये उम्दा लेवल के सवाल थे, आपको हेल्प करेंगे। इजी, मॉडरेट, टफ चारों का कॉम्बिनेशन बनाया गया था। आई होप यू विल लव दिस। और एक साथ एक रिक्वेस्ट, अगर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है भाई, जिसके पास जो रहता है वो वही बांटता है, और आपके पास जो है वो आप बांटिए। मेरे पास जो है मैं वो बांट रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एन्जॉय, गुड लक।